गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने जैव प्रौद्योगिकी के साधन पढ़े। थोड़ा सा मैं साधन बता देता हूँ आपको, हल्का सा। आपको ध्यान हो तो आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। डीएनए लाइगेज, तीसरा क्लोनिंग वाहक, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका, पांचवा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक साधन और पढ़ा था अपन ने बच्चों, पीसीआर, पीसीआर है ना। उसके बाद हमने जैव प्रौद्योगिकी के चरण पढ़े थे, स्टेप। आपको ध्यान हो तो सबसे पहले लयन, कोशिका का लयन, दूसरा प्लाज्मिड व वांछित डीएनए खंड की कटिंग, उसके बाद पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, नंबर 4 परपोषी कोशिका में प्रवेश, उसके बाद वांछित उत्पाद की प्राप्ति या प्रोटीन की प्राप्ति। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं कह रहा हूं आपसे। पर अब जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व, बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में महत्व, वो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आएंगे, तो उनको अपने को ध्यान से क्या करना है, समझना है। सरल है बच्चों, बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो सबसे पहला उपयोग है कीट प्रतिरोधी पादप। सबसे पहला जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में महत्व में सबसे पहला टॉपिक है कृषि कीट प्रतिरोधी पादप। बच्चों आपने एक कॉटन का नाम सुन रखा होगा, बीटी कॉटन या किलर कॉटन, बीटी कॉटन या किलर कॉटन नाम सुन रखा होगा आपने। होता क्या है बच्चों, जो कपास है, कपास पर एक कीड़ा लगता है, पिंक बॉल वर्म, गुलाबी सड़न कीड़ा। और इस कीड़े के कारण कपास की पैदावार 60% तक क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे इस समय टिड्डियां चल रही हैं, तो टिड्डियां खेत में फसल को क्या पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ये गुलाबी सड़न कीड़ा कपास की पैदावार को 60% तक क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। समस्या है, क्या करें। अब अपने को क्या करना है, इस कपास को इस कीट के प्रति प्रतिरोधी बनाना है। मतलब ये कीट इस पर आक्रमण ही नहीं कर पाए, और आक्रमण करे तो क्या हो जाए, मर जाए। तो क्या किया जाए, एक जीवाणु होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं आपको। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस ये एक जीवाणु है। ध्यान रखना, बेसिलस थुरिंजिएंसिस ये जीवाणु है। इस जीवाणु से एक जीन प्राप्त होती है, क्राइजीन। सी भी छोटा, आर भी छोटा और वाई भी छोटा। कौन सी जीन प्राप्त होती है बच्चों? क्राइजीन।
अब इस जीन को यदि मैं कपास में प्रवेश करा दूं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो इस जीन के द्वारा इस कपास में प्रोटीन बनेगी, क्राई प्रोटीन। सी बड़ा है, आर छोटा है, वाई छोटा है। यहाँ पर तीनों लेटर स्मॉल थे, यहाँ पर सी कैसा है, कैपिटल है। तो इस कपास में एक प्रोटीन बनेगी, क्राई प्रोटीन। और इस प्रोटीन के कारण जब पिंक बॉलवर्म इस कपास को खाएगा या इस पर आक्रमण करेगा, तो 100% ये जो प्रोटीन है वो किस में चले जाएगी, गुलाबी सड़न कीड़े में चली जाएगी, उसकी आंत में प्रवेश कर जाएगी। और उसकी आंत में प्रवेश करके उसकी आंत में छोटे छोटे छिद्र बना देगी, और वो कीड़ा कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये कीड़ा इस कपास को खा रहा है, इस कपास में क्राई प्रोटीन मौजूद है, तो ये क्राई प्रोटीन भी इस कीड़े के अंदर क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और प्रवेश करने के बाद हाँ बच्चों, तो ये कपास को खाता है कीड़ा, और कपास को जब कीड़ा खाता है तो कपास उसके शरीर में प्रवेश करेगी, तो क्राई प्रोटीन भी प्रवेश करेगी। और ये क्राई प्रोटीन जो इस कीड़े की आंत है, उसमें आंत में छोटे छोटे छेद बना देगी ऐसे, और इन छिद्रित आंत के कारण ये कीड़ा कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बहुत दुख हुआ, कीड़ा क्या हो गया, मर गया। पर एक फायदा हो गया, ये कीड़ा एक बार खा जाएगा इस कपास को, दूसरा कीड़ा आएगा वो भी इस कपास को खा जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो कीड़ों के दिमाग में बच्चों एक बात फिक्स हो गई कि इस कपास को खा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो धीरे धीरे ये कीड़ा इस कपास को खाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये जो कपास है इस कीट के प्रति बोलो प्रतिरोधी हुई या नहीं हुई, हो गई, खाना ही बंद कर दिया इस कपास को कीड़े ने। अब ये कपास इस कीड़े को मार रही है, इसलिए इसको किलर कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। और बीटी कॉटन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम जो क्राइजीन ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, बेसिलस का बी और थुरिंजिएंसिस का टी, इनसे हम इस जीन को ले रहे हैं, बेसिलस थुरिंजिएंसिस से ये जीन ले रहे हैं और इसको किस में प्रवेश करा रहे हैं, कपास में। मेरी बात आपके दिमाग में फिट बैठ रही होगी, एकदम फिट बैठ रही होगी कि इस बेसिलस थुरिंजिएंसिस से क्राइजीन प्राप्त हो रही है, इस क्राइजीन से हमको क्राई प्रोटीन प्राप्त हो रही है। आई बात समझ में। और क्राइजीन से क्राइजीन को हम इस कपास में प्रवेश करवा रहे हैं, कपास में प्रवेश करवाने के बाद क्राई प्रोटीन बन रही है, ये कीट इस कपास को खा रहा है, बीटी कपास को, इस बायोटेक्नोलॉजी से युक्त कपास को, और खाकर वो क्या हो रहा है, मर रहा है। इसलिए ये कपास इस कीट के प्रति क्या हो रही है, प्रतिरोधी हो रही है। इसलिए इस कपास को अपन बीटी कॉटन या किलर कॉटन के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे पादप हो गए बच्चों, कीट प्रतिरोधी पादप। इस कीट के प्रति ये कपास क्या हो गई बच्चों, प्रतिरोधी हो गई। आपके समझ में आ गया होगा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। हाँ बच्चों, अब हम दूसरे महत्व की चर्चा करेंगे। पहला महत्व हमने पढ़ा कीट प्रतिरोधी पादप, अब दूसरा है शाकनाशी प्रतिरोधी पादप। शाकनाशी प्रतिरोधी पादप बच्चों होता क्या है, देखो, एक खरपतवार नाम आप सबने सुन रखा होगा। खरपतवार क्या होता है बच्चों, मुख्य पादप के अतिरिक्त खेत में कुछ ऐसे पादप उग जाते हैं जो कि मुख्य पादप को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और जिससे मुख्य पादप की पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार। जैसे बथुआ। अब बच्चों होता क्या है, एक मुख्य पादप है और उसके साथ क्या हो गई, खरपतवार उग गई। हमने खरपतवार नाशी का प्रयोग किया या हमने शाकनाशी का प्रयोग किया तो उसने खरपतवार को नष्ट कर दिया, पर यह शाकनाशी कुछ मात्रा में हमारे मुख्य पादप को भी क्या पहुंचा देती है, नुकसान पहुंचा देती है। मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, ये हमारा मुख्य पादप है,
ये हमारा मुख्य पादप है, ठीक है ना, ठीक है। और ये हमारी खरपतवार है जो इसके नीचे उगी हुई है। अब हमने इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए शाकनाशी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बच्चों? शाकनाशी का। ये शाकनाशी तो नष्ट, ये खरपतवार तो नष्ट हो गई, ये शाक तो नष्ट हो गई, पर इस शाकनाशी ने कुछ मात्रा में इस मुख्य पादप को भी क्या पहुंचा दिया? नुकसान पहुंचा दिया। तो बताओ पैदावार कम होगी या नहीं होगी? होगी 100%। जब शाकनाशी इस मुख्य पादप को भी नुकसान पहुंचाएगा, मुख्य फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा, तो 100% पैदावार कम होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा मुख्य फसल है, ये जो हमारा मुख्य पादप है, इस शाकनाशी के प्रति जो हमने डाली है यहाँ पर, इस शाकनाशी के प्रति ये हमारा मुख्य पादप क्या हो? प्रतिरोधी हो। यानी इस शाकनाशी का इस मुख्य फसल पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, ये चाहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके थोड़ी थोड़ी? क्या किया जाए? देखो बच्चों, मुख्यतः शाकनाशी के रूप में जो अपन यूज लेते हैं वो लेते हैं ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट। तो हम क्या चाहते हैं बच्चों? ये मुख्य पादप इस ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी हो। बोलो मानते नहीं मानते? ये मुख्य पादप इस ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधी हो, इस ग्लाइफोसेट से इस मुख्य पादप में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। क्या किया जाए? करते हैं कुछ। एक जीवाणु आता है एरोबैक्टर। एक जीवाणु इस प्रकृति में पाया जाता है एरोबैक्टर। हम क्या करते हैं बच्चों? इस जीवाणु से एक जीन प्राप्त होती है क्यूरो ए। ये आपकी बुक में नहीं दे रखी बच्चों, पर इंपॉर्टेंट है। क्यूरो ए, ये जीन प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं? इस जीन को इस मुख्य फसल में, मुख्य पादप में प्रवेश करा देते हैं। और जैसे ही इस जीन को मुख्य फसल या मुख्य पादप में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रवेश करवाते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके प्रवेश करवाते हैं, तो ये जो हमारा मुख्य पादप है इस शाकनाशी के प्रति, इस ग्लाइफोसेट के प्रति क्या हो जाता है? प्रतिरोधी हो जाता है। बोलो शाकनाशी प्रतिरोधी पादप बनाया नहीं? अरे बताओ, बनाया नहीं बना? कुछ नहीं किया है। एरोबैक्टर जीवाणु से प्राप्त क्यूरो ए जीन को हमने इसके अंदर प्रवेश करवा दिया मुख्य फसल में, और मुख्य फसल में प्रवेश कराते ही ये जीन इस शाकनाशी के प्रति क्या हो गई? प्रतिरोधी हो गई। खुशी हुई या नहीं हुई? पहले हमने कीट प्रतिरोधी पादप बनाया, बेसिलस तुरंजिएंसिस से हमने क्राइजीन ली, क्राइजीन को कपास में प्रवेश करवाया और वो कपास उस कीट के प्रति क्या हो गई? प्रतिरोधी हो गई। बहुत अच्छा लगा। यहां पर हमने क्या किया? एरोबैक्टर जीवाणु से जीन प्राप्त की क्यूरो ए, और इस क्यूरो ए जीन को हमने किस में प्रवेश करवा दिया? मुख्य पादप में प्रवेश करवा दिया। मुख्य पादप में प्रवेश करवाते ये मुख्य पादप इस शाकनाशी के प्रति क्या हो गया? प्रतिरोधी हो गया। यही चाहिए था हमको। पर यूज क्या आ रही है? जैव प्रौद्योगिकी। यूज क्या आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी। यूज क्या आ रही है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक। यूज क्या आ रही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बात आपके समझने की है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही आएंगे, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि में कोई दो महत्व लिखिए या समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। अगर आपने इस प्रकार समझा कर, पहला लिख दो बीटी कपास, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा आप लिख दो शाकनाशी प्रतिरोधी पादप, ठीक है ना? तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। याद रखना पड़ेगा आपको, वहां पर बेसिलस तुरंजिएंसिस याद रखना पड़ेगा, यहां पर एरोबैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर क्राइजीन याद रखनी पड़ेगी, यहां पर क्यूरो ए याद रखना पड़ेगा। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फ्लेवर सावर टमाटर, स्वादिष्ट टमाटर है एकदम। कैसा टमाटर है? स्वादिष्ट, जिसकी ऊपरी भित्ति एकदम कैसी होती है? लाल। कैसी होती है? लाल। आपने टमाटर देखे होंगे, एक की तो देसी टमाटर होता है, उसकी ऊपरी भित्ति एकदम कैसी होती है? लाल। और एक पलपला टमाटर होता है बिल्कुल, जिसका सॉस बनाया जाता है।
आई बात समझ में? क्या है ये फ्लेवर सावर टमाटर? बच्चों होता क्या है, टमाटर की भित्ति में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। पॉलीगैलेक्टुरोनेज। और ये एंजाइम क्या करता है, टमाटर की जो भित्ति है उस भित्ति को पलपला कर देता है एकदम। यानी टमाटर पहले ही परिपक्व हो जाता है, समय से पहले ही, और ये भित्ति एकदम पलपली हो जाती है और ये टमाटर खराब हो जाता है। टमाटर क्या हो जाता है? खराब। टमाटर क्या है, टमाटर में एक पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम पाया जाता है टमाटर की भित्ति में, वो टमाटर की भित्ति को बिल्कुल पलपला कर देता है और टमाटर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या किया जाए? इस टमाटर के परिपक्वन को विलंबित करने के लिए या इसको लंबे समय तक इसकी भित्ति को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक जीन काम में लेते हैं, ACCD एमिनेज, और इस जीन को इस टमाटर में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। और स्थानांतरित करके हम एक नई टमाटर की प्रजाति विकसित करते हैं जिसका नाम होता है फ्लेवर सावर टमाटर। अब इस टमाटर का क्या फायदा है, इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पन्न टमाटर का क्या फायदा है, इस जीन का क्या फायदा है, ये टमाटर के परिपक्वन को लेट करती है जिससे इसकी जो ऊपरी लाल भित्ति है वो लंबे समय तक क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। टमाटर टाइट रहता है, टमाटर क्या नहीं होता? पिलपिला नहीं होता है। आई बात समझ में? टमाटर लंबे समय तक क्या नहीं होता है? पिलपिला नहीं होता है। यानी फलों के विलंबित परिपक्वन के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। भाई जल्दी पक जाएगा तो ये भित्ति जल्दी खराब हो जाएगी, किसके माध्यम से? पॉलीगैलेक्टुरोनेज माध्यम से। भाई ये जीन क्या करती है, इस टमाटर में जाकर इस एंजाइम की मात्रा को कम कर देती है, और ये एंजाइम जितना कम होगा उतना ही टमाटर लेट पकेगा और टमाटर की जो भित्ति है वो बनी रहेगी, वो पलपली नहीं होगी। तो ये भी किसके माध्यम से हो पा रहा है? जैव प्रौद्योगिकी। बात समझ में आ रही है? पहला एग्जाम्पल बीटी कपास मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूसरा एग्जाम्पल आपका शाकनाशी प्रतिरोधी पादप हो गया, और तीसरा एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया? फ्लेवर सावर टमाटर। ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना, अभी मैं और बताऊंगा आपको एग्जाम्पल, पर ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चैप्टर 6 नंबर का है, तो 6 नंबर के हिसाब से इस चैप्टर को तैयार करें अपन। एग्जाम्पल, चरण और साधन जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, पादप वायरस वाहक कौन सा DNA वायरस है, कौन सा RNA वायरस है, पादप ऊतक सहसंवर्धन विधि, cDNA लाइब्रेरी, इस सब मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे टॉपिक। कैसे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आज के ये तीनों जो टॉपिक थे इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। एक तो बीटी कॉटन है, एक आपका फ्लेवर सावर टमाटर है, और एक दूसरा टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ा है? शाकनाशी प्रतिरोधी पादप। वो ध्यान रखना, बेसिलस thuringiensis, क्राइजीन, क्राइप्रोटीन, एरोबैक्टर जीवाणु से क्यूरो ए। यहाँ पर कौन सी जीन काम में आ रही है? ACCD एमिनेज जीन। ठीक, इसका नाम ध्यान रखना। भाई भित्ति पलपली क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पॉलीगैलेक्टुरोनेज। कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ठीक, बाकी की बात बच्चों अपन अगले लेक्चर में करेंगे।